Hello everyone. Welcome to Exam History State PSC's YouTube channel. I'm Juhi Goyal and we are starting with the test number 3. So far we have completed test number 1 and 2. तो उसके बाद में अब ये थर्ड टेस्ट है और ये जो थर्ड टेस्ट है ये है पॉलिटी का. तो we will start with the basics and then like there are two tests, third and fourth. आपके दोनों ये जो टेस्ट हैं ये दोनों ही पॉलिटी के हैं. तो इससे आपका बेहतरीन प्रिपरेशन जो है वो एकदम अच्छे से हो जाएगी जब आप ये दोनों टेस्ट पॉलिटी के लिखेंगे. इसमें सारे PYQs प्लस बेसिक्स हैं वो इंक्लूडेड है. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1. और अगेन इसमें 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो जो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसका आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा. प्लस इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं एंड अलॉन्ग विद दिस जो भी करंट अफेयर्स में थे न्यूज एंड आर्टिकल्स वो सभी चीजें भी कवर हो जाएंगी. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. तो आपके सामने आगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये द वेरी फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो चैप्टर है उससे है. तो उसमें देखिए कुछ एक्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक तो एक्ट 1919, उसके बाद में 1935. ठीक है, जो 19 की कैटेगरी में है वो ये दो. उसके बाद में जो कहानी स्टार्ट होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि वो कोई भी चीज को रेगुलेट करने के लिए. फिर उसके बाद में आपको सीधा जंप कर जाना 1813 पे. ठीक है, 1813 में मोनोपोली और फिर 1833. ठीक है, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले एक्ट्स बता दिए. ठीक है, तो जैसे 1773 था इसमें दो तीन चीजें हैं. एक तो जो प्राइवेट गिफ्ट्स थे, ग्रांट्स थे, वो क्या है अलाउड नहीं थे. ठीक है, मतलब बैन थे ओवरऑल. उसके बाद में यहाँ पे आपको एक सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट याद रखना है जो कि कैलकाटा में था. और द वेरी फर्स्ट सीजे कौन थे? CJI एलिजा एम्पे. ठीक है, और ये भी PYQ है. अगेन ये वाला जो है ये खुद PYQ है. तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहला जो कोर्ट था तो कोर्ट कहाँ पे था वो वाला, प्लस उसका पहला CJI कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये 2 बार आ चुका है UPPCS में ये वाला. फिर उसके बाद में हम चलते हैं 1919 जिसको हम क्या बोलते हैं मोंटेग चेम्सफोर्ड वाला. ठीक है, तो ये वाले जो रिफॉर्म्स है वो 1919 से आए थे. और 1919 का जो डिस्प्यूट था यही आगे जाके जब चलता है तो आपको मैंने कल भी बताया था तो क्या बनाया गया था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस. ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं नरेश मंडल. तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था और उसमें भी क्या था देयर आर 2 पॉइंटर्स. जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था ये बना किससे था 1919 से और फाइनली इन्फोर्स कब हुआ था 1921. ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए. अब क्योंकि क्वेश्चन में पोर्टफोलियो सिस्टम बोला गया, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है विभाग. जैसे उस टाइम में भी जो मिनिस्टर्स थे तो उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स एलोकेट किए गए थे उन्हें. ठीक है, तो उस ही डिपार्टमेंट को एलोकेट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से एक्ट से किया था. ठीक है, तो वो क्या था 61. ओके, 1861. अब उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो 1861 में जो भी इंपॉर्टेंट टास्क थे, ओके, तो जो 1861 का एक्ट था 1861 के एक्ट को आप याद कैसे रख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ. फिर उसके बाद में आप उसी ट्रिक से याद रख सकते हैं. देखिए PORD पोर्ट. ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि PORD जो एक्ट के अंदर जो कीवर्ड्स उठाए गए हैं उससे इस ट्रिक को बनाया गया. तो P स्टैंड्स फॉर पोर्टफोलियो. P स्टैंड्स फॉर पोर्टफोलियो. O जो है वो किससे था ऑर्डिनेंस. ठीक है, फिर आपका आ जाएगा R रेजिडुअरी से एंड D डिसेंट्रलाइजेशन से. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था पावर्स को. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस PORD, फिर ये पोर्टफोलियो, ये ऑर्डिनेंस, ये रेजिडुअरी पावर्स एंड ये डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो आई होप हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो गया है कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, कौन सी एक्ट से आया था. ठीक है, अब आपको जितने भी एक्ट्स हैं उसमें क्या देखना है मेन जो कीवर्ड्स हैं. ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो प्लस वो जो कीवर्ड है उनका एक्चुअल में
एक्सेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए आपको. फाइन. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. All right, which of the following committee or commissions accepted language as the criteria for reorganization of states? ठीक है. अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हमने कल, अगर आपको याद हो तो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था. जैसे सबसे पहले बना कब, 1953 में. ठीक है, कब, 53. ये रिपोर्ट कब देता है, एग्जैक्ट 2 साल बाद, 1955 में. ठीक है, सबसे पहले. उसके बाद में ये जो कमीशन था इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल वर 3. उसमें 3 में कौन कौन थे, फैजल अली, पानीकर एंड कुंजगु. ठीक है. अब इसमें भी चेयरमैन कौन था, वो जो पर्टिकुलर कमीशन था, फैजल अली जी. ऑलराइट. ठीक है. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों बना, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए. कब बना, 53. रिपोर्ट कब आई, 55. कौन कौन लोग थे, 3 लोग थे, पानीकर, फैजल अली एंड कुंजगु. हु वाज द चेयरमैन, फैजल अली. ठीक है. तो इससे आपका क्या है, इन टोटल ऐसे हमने इन शॉर्ट देख लिया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि लैंग्वेज को किसने क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था. ठीक है. तो जो धाय थे, धाय कमीशन ने और जेवीपी, इन दोनों ने ही क्या रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है, इन दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया था. एंड देन जो आपके फैजल अली थे उन्होंने फाइनल इसको क्या दिया था, एक्सेप्टेंस दिया था. तो विद दिस फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इन केस नीडेड. एसआईसी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस में. या तो वो पूछ लेते कब बना, या रिपोर्ट कब आई, या उसकी पर्सनैलिटीज कौन कौन थे. ठीक है. All right. Question number 3. Which of the following can be included in the definition of state? State की definition में क्या क्या आएंगे. ठीक है. तो NCERT, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड पंचायत, ये तीनों आते हैं. ठीक है. एग्जीक्यूटिव्स जितने भी है और लेजिस्लेटिव जितने भी हैं, ये सभी आते हैं. ठीक है. तो ये ऑल हो जाएगा NCERT, ये याद होना चाहिए आपको. ओके. Constitution of which of the following bodies was recommended by संथानम कमेटी. संथानम वाली जो कमेटी रिपोर्ट थी, इन्होंने कौन से कमीशन के फॉर्मेशन को अलाउ किया था, CIC, CVC, NHRC, इलेक्शन कमीशन. देखिए पहली बात तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324. एंड उसके बाद में क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो इसमें एज सच किसी का रिकमेंडेशन नहीं लगा था. NHRC का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लिया गया है पेरिस प्रिंसिपल्स से. ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल्स से. एंड साथ में जो NHRC है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट्यूटरी बॉडी. ठीक है, कौन सी है, स्टेट्यूटरी. NHRC काफी इंपॉर्टेंट है. फिर आता है आपका CVC जो है ये क्या, संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था. अगेन आई वुड से दिस इज द हॉट फेवरेट टॉपिक फॉर स्टेट PCS. All right, संथानम कमीशन, CVC is important. उसके बाद में who among these enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament. तो एक जो member of parliament होते हैं, ठीक है, उनको कौन कौन सी मतलब who among the enjoys, कौन कौन से privileges enjoy किए जाते हैं और किसके द्वारा. सबसे पहले देखिए इसमें जो president होते हैं, ठीक है, और गवर्नर होते हैं, ये तो दोनों ही क्या लिस्ट से बाहर है. ठीक है, ये तो ब्रॉड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार ऑप्शंस में ये आ जाता है. ठीक है, तो अब उसके अलावा इंजॉय करने वाले कौन है, तो वो आपके हो जाते हैं अटॉर्नी जनरल. अब यहाँ पे हम थोड़ा आर्टिकल्स देख लेते हैं. जो CAG है, CAG का आर्टिकल क्या होता है, 148. ठीक है, और ये भी पता होगा कि ब्रिटिश का जो कैग होता है और जो इंडिया के अंदर कैग है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है. ठीक है, तो जैसे जब हम एप्लेबे के क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, ठीक है, जो एप्लेबे थे उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया था कि जो इंडिया का कैग है और जो ब्रिटिश का कैग है, ओके, तो इसमें ब्रिटिशर वाला जो ज़्यादा है, मतलब ठीक है, इसमें क्या कंट्रोल भी है और ऑडिट भी है.
लेकिन इंडिया में क्या है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ओके तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि जो इंडिया के अंदर कैग है वो काफ़ी लाइक नो पावरलेस है, मतलब एज कम्पेयर टू ब्रिटिश। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद में आर्टिकल्स 148 से लेके 151, ये भी मैंने याद करवाया था। अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ इन आर्टिकल्स को कैसे याद रखना है आपको। CDFA, ठीक है, CDFA से याद रखना है कैग, उनकी ड्यूटीज, उनकी लाइक नो फॉर्म ऑफ ऑडिट्स एंड अकाउंट्स। इससे आपके सारे कैग के आर्टिकल्स 148 से 51 तक के सॉल्व हो जाते हैं एक साथ में, ठीक है। और ये आपको पता है कि अगर आपको कोई भी सेंटर का आर्टिकल याद है और आपको स्टेट का कैसे निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको स्टेट के आर्टिकल्स याद नहीं करने होते हैं, सेंटर के याद किए और उसमें ऐड किया एंड देन यू आर सॉर्टेड, ठीक है। ये आर्टिकल्स कैग वाले अच्छे से पता होने चाहिए आपको। और जो कैग है, ठीक है, पब्लिक पर्स हेड एंड इंडियन ऑडिट एंड डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है, इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। ऑल्सो जो कैग का अपॉइंटमेंट है एंड रिमूवल है वो भी कोई बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा मतलब ऐसा नहीं होता कि लाइक नो विल या प्लेजर पे कुछ होता है, वो नहीं होता है रिमूवल का प्रोसेस। ओके अब ये क्वेश्चन है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से। पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज के भी बेसिक्स हैं, जैसे जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट नंबर 4A, ठीक है। ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया है, रशिया, USSR, ठीक है। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को लाइक नो ऐड करवाने वाले वो कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। टोटल ड्यूटीज कितनी ऐड हुई थी, 10। कौन से अमेंडमेंट से 11th ड्यूटी ऐड हुई थी, अब ये आप सोच सकते हैं और फिर उसके बाद में आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, अमेंडमेंट का नंबर। बट फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो लास्ट ड्यूटी ऐड हुई थी वो कौन सी ड्यूटी थी, ठीक है। तो देखिए लास्ट ड्यूटी वैसे इजी है, एजुकेशन वाली थी। तो अब आप ये ढूंढिए कि इसमें एजुकेशन कौन से ऑप्शन में, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट वाला ऑप्शन है गलत। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड इंक्वायरी रिफॉर्म, अगेन गलत। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ठीक है, ये सही है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सा अमेंडमेंट का नंबर था वो आप बताएंगे। ऑलराइट आई कैन टेल यू बट आई वांट कि आप बताएं, थोड़ा अपने दिमाग को भी चलाते रहें साथ साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम्बल। ऑलराइट स्क्रीन इज क्लियर एंड विजिबल, ओके, ठीक है। अब देखिए जो प्रेम्बल है इंडिया का वो खुद को सॉवरेन डिक्लेयर करता है। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अगर देख लें तो जो प्रेम्बल था, ठीक है, प्रेम्बल की थोड़ी सी लाइक नो इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स है। सबसे पहले जो प्रेम्बल है वो अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, हुआ है, मतलब हो सकता है तभी तो हुआ है ना एक बार अमेंड। कौन से अमेंडमेंट से हुआ था, 42 से। 42 को हम कौन सा लाइक नो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लाइक नो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइक आसपास के कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं वो 42 में ऐड करवाई गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रेम्बल के अंदर क्या क्या है कि जो ये नॉन इन्फोर्सेबल इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद में अब इसका जो अमेंडमेंट वाला है कि प्रेम्बल को अगर आपको अमेंड करना है तो वो कैसे होगा, स्पेशल मेजोरिटी से। किससे होगा, स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। अब जो प्रेम्बल के अंदर कीवर्ड्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट की इसमें बताया कि सोर्सेज क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर उसके बाद में लाइक नो नेचर कैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर डेट बताई गई है कि कब हमने इसको इनेक्ट किया था एंड अडॉप्ट किया था। ऑलराइट अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सॉवरेन क्यों है प्रेम्बल, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इंडिया एंड इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, यानी कि जो इंडिया है उससे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है और इंडिया अपने अफेयर्स लाइक इंटरनल अफेयर्स जो भी है वो अपने आप कंडक्ट कर सकती है विदाउट एनी असिस्टेंस, ठीक है। देन सेकंड सेज इंडिया कैन एक्वायर अ टेरिटरी एंड कैन सी द पार्ट ऑफ द टेरिटरी इफ नीडेड, मतलब चाहे तो हम ले सकते हैं और चाहे तो हम निकाल सकते हैं कोई पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें क्या है, सही हो जाती हैं, ठीक है, दोनों ही सॉवरेनिटी का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने जो ये 42 वाला पॉइंट एक डिस्कस किया था, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि 3 चीजें ऐड होती है, ठीक है। क्या क्या ऐड होता है, एक तो सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी एंड सेक्युलर, ठीक है।
सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, सेक्युलर। फाइन, तो ये तीनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आज तक अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है प्रेम्बल में? एक बार, ओनली वंस। क्वेश्चन नंबर 8, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो अभी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को पीछे डिस्कस किया ही है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ऐसा क्या है वो अब हम देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस में है? 4th है में। ठीक है, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए एंड नॉट एक्सटेंडेड टू फॉरेनर्स। अब देखिए इस बात में और जो फंडामेंटल राइट वाली बात है उसमें हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही होती है, हमेशा ओनली गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है? सिटीजन के लिए भी होते हैं प्लस फॉरेनर के लिए भी होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाऊंगी, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे। मैंने आपको वो आर्टिकल्स बता देती हूँ मैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं। ठीक है, मतलब जो कि ओनली सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट। वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 19, 29, 30। ठीक है, ये वाले जो आर्टिकल्स है ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है और ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। तो यानी अपार्ट फ्रॉम दिस कैन बी एप्लीकेबल टू फॉरेनर्स। बट नाउ द पॉइंट है इज कि आपको ये पांचों आर्टिकल जो है इसका कंटेंट पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इफ यू रियली फील लाइक नो तो आप इसको कमेंट में भी सेक्शन में डाल सकते हैं। फाइन, अब हम अगला स्टेटमेंट देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ड्यूटीज जो है वो सिटीजन की है एंड स्टेट की ड्यूटीज नहीं है। मतलब कहना चाहते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि सिटीजन के क्या क्या काम है। ठीक है, स्टेट का वहां पे कुछ भी नहीं दिया गया है। अब ये आप सोच के और बताइए कि क्या ये बात सच है कि सिर्फ सिटीजन के बारे में बताया गया है, ठीक है, और स्टेट के बारे में नहीं है? तो ऐसा कैसा हो सकता है? ड्यूटीज तो सबकी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अब हम चलते हैं फाइनल आंसर पे, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? A, 1 only. All right. Okay. Next question. The provision which says to denounce practices derogatory to the dignity of women, ये किसका पार्ट है? मतलब कि ये जो पॉइंटर्स मेंशन्ड है ये किसका पार्ट है? तो क्वेश्चन है रिनाउंस द प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ ओके, तो ये किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन आई वुड से एक बार आप सारी ड्यूटीज की लिस्ट जो है वो पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, सो दैट नो मुझे थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो है एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन, किससे आया था? पुट्टास्वामी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21। अब हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे ताकि, क्योंकि अब आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट आ गए। हमने PYQ सीरीज भी स्टार्ट किया ना, तो वहाँ पे भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग डजंट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट? तो देखिए सबसे पहले वाला क्या है? फंडामेंटल राइट है या नहीं है? है, क्वेश्चन में पूछा है नहीं है। ठीक है, तो पहला है। सेकंड भी है ट्रैफिकिंग 23 आर्टिकल। तीसरा पब्लिक हेल्थ प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का आर्टिकल बताओ 47। ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 46। फाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि लास्ट वाले दोनों क्या DPS पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या पूछा गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक्चुअली में अमेंडमेंट्स को आपस में लगाना है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड? पहला 89th अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड है 61st अमेंडमेंट एक्ट, थर्ड है 92nd अमेंडमेंट एंड फोर्थ है 69। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको क्या करना होता है? अमेंडमेंट्स को है वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को याद रखना होता है, तो ताकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो 61st तो सही है। ठीक है, और ये है कैपिटल दिल्ली वाला, ये भी सही है, ये भी हमने PYQ सीरीज में पढ़ा था। इन 2-4 तो सही है, करेक्टली मैच पूछा। ठीक है, 2-4 वाला लगाओ पहले, तो ये तो गया। ठीक है, अब 89 के अंदर क्या SC/ST बाइफरकेट किए गए थे, बिल्कुल सही है पहला भी, तो ये गया। ठीक है, तो अब ये 2 स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं पॉइंटर्स। अब है थर्ड 92 के अंदर क्या एंटी डिफेक्शन है? तो गलत, एंटी डिफेक्शन नहीं है, तो ये गया, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एंटी डिफेक्शन क्या है? 52। फाइन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13।
कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी थी, उससे एक नया डीपीएसपी उस पे आया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, एंड देन उसके अंदर क्या था कि 9th बी वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया था। यानी बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये बताना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। फिर उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया गया तो डीपीएसपी भी था और उससे एक नया पार्ट भी जोड़ा। ये सब किससे हुआ था तो बताओ। ये हुआ था 97 से, ठीक है। अब देखो 86 तो आप अभी पीछे पढ़ के भी आए हैं, तो ये तो एजुकेशन वाला ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। जस्टिस टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? 3 जस्टिस के फॉर्म से बिल्कुल सही है। सोशल जस्टिस का मतलब प्रिविलेजेस का एब्सेंस होना। देखो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होना चाहिए, यानी सामाजिक न्याय, ठीक है। क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय। और फिर तीसरा जस्टिस है, हमने वो कहाँ से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो ये तीसरा ही गलत हो जाता है क्योंकि ये हमने कहाँ से लिया? रशिया से, ठीक है। व्हाट हैपेंड? ओके, रशिया से। तो ये तो गया तीसरा। तो हमने फ्रेंच से क्या क्या लिया? एल लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तीसरा तो गया, ठीक है। पहला सही है और दूसरा सही है, फाइन। 15 के अंदर है पार्ट 4 के अंदर क्या क्या है या नहीं है? क्या पूछा है, ठीक है। वोट जैसा कुछ भी नहीं और टैक्स जैसा कुछ भी नहीं। पहले तो 1 2 1 2 1 2, ठीक है। पहले तो इनको ही निकाल दो। अब आंसर क्या आ गया अपना? डी। पहले आप क्वेश्चन आराम से देख लो और आंसर को थोड़ा समझ लो, ठीक है। और पार्ट 4 जो है वो किसका है? फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। जोनल काउंसिल क्या है? स्टेट्यूटरी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। एसआईसी एक्ट से बना है, ये भी सही है। डेलिब्रेटिव और एडवाइजरी, ये भी सही है। होम मिनिस्टर जो होता है चेयरमैन होता है, ये बात भी क्या सही। सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? 16 के करेक्ट। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। क्वेश्चन नंबर 17 में सीधा बस आपसे कॉन्टिंजेंसी का आर्टिकल पूछा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 267। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और ये सेशन का ड्यूरेशन भी हमें बहुत लंबा नहीं करना है, ठीक है। ये भी गया। सीबीआई भी नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशनल। क्वेश्चन में क्या है? नॉट कंसिडर्ड एज स्टेट्यूटरी। कौन सा स्टेट्यूटरी नहीं है, ठीक है। चलो वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो ये क्या है? स्टेट्यूटरी है, ठीक है। ये स्टेट्यूटरी है तो 2 गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना आ जाता है क्या? एनएचआरसी। तो एनएचआरसी भी क्या? स्टेट्यूटरी है तो 4th भी गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ए। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18th का। क्वेश्चन नंबर 19, जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट को सीजीआई को कंसल्ट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम एज, देखो मिनिमम एज जैसा तो कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। मैक्सिमम 65 होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका 65 मैक्सिमम है और जो हाई कोर्ट होता है उसका मैक्सिमम क्या है? 62। ये दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया मिनिमम जैसा। कहाँ गया मिनिमम एज जैसा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ए, ठीक है। ए 19 का ए, ठीक है। कई लाइक नो जजमेंट्स के बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन कौन सा है? देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो लाइक नो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के वो याद होने चाहिए। उसके बाद में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है बेसिकली। तो ये डिफाइन कैसे हुआ है? जजमेंट्स के थ्रू आता है हमेशा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू है, वेलफेयर स्टेट है, फ्रीडम, डिग्निटी सही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हाँ ये तो ऑल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑल। प्रोटेक्शन जो माइनॉरिटीज के लिए, तो माइनॉरिटीज वाले किस में आएंगे? फ्रीडम, गलत। रिलीजन 25 to 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। फंडामेंटल राइट जो बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल बोले किस कौन से? सी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 and 226। पेरिस प्रिंसिपल्स अभी हमने पीछे देखे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन राइट्स। डिलिमिटेशन कमीशन जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रीड को करता है बाउंड्री ऑफ स्टेट्स और ऑर्डर जो है वो चैलेंज नहीं किए जा सकते। देखो स्टेट की बाउंड्रीज नहीं डिसाइड करता है,
ठीक है, जो वहां के लाइक नो हाउसेज है उनके डिसाइड करते हैं। तो ये तो गया स्टेट्यूट का, ये बात बिल्कुल सही है, और जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता, ये सही है। 2 निकालो, सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको ये बताना है कि आज तक डिलिमिटेशन कमीशन जो है कितनी बार सेटअप हो चुका है, और ये यूपीएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मान लेते ये ऑप्शन है 1 2 3 4, नाउ यू नीड टू टेल मी। ठीक है, एनसीबी जो है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल जो इंडिया में है, ठीक है, उसकी बॉडी कौन सी है? तो इसका क्या हो जाएगा? CBI। ओके, बोल। प्राइम मिनिस्टर कौन था जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन गई थी? तो ये तो नरसिम्हा राव है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट इस्टेब्लिशिंग गवर्नमेंट ऑफ लॉ? मतलब कानून की सरकार होनी चाहिए, आदमियों की नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। तो ये चीज़ें एक्चुअली में फंडामेंटल राइट से इंश्योर की गई थी। देखिए, डीपीएसपी से तो कैसे ही हो सकता है, जो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये तो खुद ही लाइक नो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, तो जब ये खुद ही नहीं है तो ये कैसे गवर्नमेंट बना देंगे? ठीक है, कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैनविल ऑस्टिन ने किसको बोला है? तो ये तो 2 हैं आपका, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, मतलब ये वैसे आत्मा वगैरह नहीं है। ठीक है, और ग्रैनविल ऑस्टिन के वर्ड्स हैं तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, 86 से क्या क्या आया था? 21A, 43A, फंडामेंटल ड्यूटी 51A। देखिए, 86 से पूछा है सबसे पहले, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए 21A सही है, फंडामेंटल ड्यूटी 51A ये भी सही है। ठीक है, और 86 से एजुकेशन वाला ही आया था ना, तो ये 43A कहाँ से आ गया? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोल, सॉरी, ए एप्पल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है, और कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो जो क्या है दूसरा है वो क्या है, गलत हो जाएगा, कोई भी ला सकता है इसको, तो पहला सही है, इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो हम लाइक नो डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है? सीधी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, और ये फ्री टेस्ट सीरीज है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप टेस्ट लिखते हैं, बच्चे लिख रहे हो, बच्चों के लाइक नो अभी तक हाईएस्ट को जो मैंने देखा है वो 117 समथिंग है। ठीक है, तो 117 है या 127 है? ठीक है, 127 है, यस यस। ठीक है, 127 अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है, तो आई वुड हाईली लाइक नो सजेस्ट यू, एडवाइज यू टू राइट द टेस्ट। द टेस्ट इज एक्चुअली लाइक नो डिटेल्ड एंड यू विल फील इट टू बी फ्रूटफुल, सो प्लीज राइट द टेस्ट सिंसियरली। ठीक है, आप टेस्ट लिखिए आराम से, और अब टेस्ट 5th होने वाला है 7th को। Okay, which among the following type of bills require prior recommendation or permission of the president to be introduced in the parliament? Okay, अब देखिए, involving expenditure from CFI, a bill alteration of the boundaries of state and creation of new state. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन से जो बिल है उसमें प्रेसिडेंट का प्रायर लाइक नो प्रायर रिकमेंडेशन लगता है, तो एक तो मनी बिल में भी तो लगता है। ठीक है, तो मनी बिल, न्यू स्टेट, बाउंड्रीज एंड CFI, इन तीनों में लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। व्हाट वुड बी द आंसर? ऑल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो 32। देखिए, लोकसभा में तो क्या दिया इन्होंने, एज 30 से कम नहीं होनी चाहिए, गलत है, 25 होती है, और राज्यसभा में क्या होती है? 30 होती है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके, हाँ, तो पहला सही हो जाएगा ना, 25 लोकसभा एंड 30 राज्यसभा। फिर मिनिमम एज जो वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की होती है ये गलत हो गया ना। देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर का मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इन दोनों के लिए क्या होती है? 35 होती है, इंडिया का सिटीजन 35 की एज। ठीक है, तो ये तो क्या गलत हो गया, और ये सही है। राज्यसभा के अंदर कितनी 30 चाहिए होती है, लोकसभा में 25 चाहिए होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, चले आगे, चलो 33। जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इंडिया का, वो चेयरमैन होता है किस किस का? तो देखिए, सबसे पहले तो अपना
नीति आयोग तो है ही, पढ़ते पढ़ते थक गए। NIC भी है, NWRC भी है, इतना ही क्या, और भी तो होते हैं। अब अपना जैसे वो आता है इंटर स्टेट काउंसिल, उसका भी कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और जोनल का कौन होता है, लेकिन अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, जोनल का होता है होम मिनिस्टर। NGRBA रिवर वाटर बॉडी का भी कौन होता है आपका, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही पूछे। विच कमेटी ऑफ पार्लियामेंट डजंट हैव द मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, ये तो इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट में कमेटी में कितने मेंबर होते हैं टोटल, 30, कितने, 30, और 30 के 30 कहाँ से होता है आपका, लोकसभा से। अब देखो ये वैसे ही समझ लो, अब जैसे बजट है, ये थोड़ा पैसे से रिलेटेड हो गया ना, मोनेटरी हो गया, तो मोनेटरी वाले सारे काम के लोकसभा के होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है राज्यसभा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन फिर वो रूल्स आर रूल्स, ठीक है। पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर के कौन कौन से पावर एंड फंक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव भी होता है, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट की होती है, और जुडिशियल होती है इसके पास, ठीक है। डिप्लोमेटिक भी क्या होती है, गवर्नर के पास नहीं होती। मिलिट्री पावर्स भी गवर्नर के पास नहीं होती, ठीक है। डिप्लोमेटिक मिलिट्री नहीं होती है, ठीक है, फाइन। क्लीमेंसी पावर्स होती है, लेकिन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। Which of the following schedule to the constitution contain provision regarding the allocation of seat का allocation कर रहे हो किसमें, D, 4th शेड्यूल में। स्पीकर जो है लोकसभा का रिजाइन कर सकता है। अब देखो ये भी मैंने उस दिन बताया था आपको, प्रेसिडेंट जो होता है वो अपना देता है VP को, तो ये क्या वाइस से वाइस है। स्पीकर का डेप्यूटी स्पीकर के साथ वाइस से वाइस है, चेयरमैन का वाइस चेयरमैन के साथ वाइस से वाइस है, मतलब सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो ये आप याद रखना, सबका आपस में होता है। तो अब स्पीकर का क्या हो जाएगा, ये मत समझ लेना प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। कई बार हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखें, फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या होता है, किसी भी हाउस में चालू हो सकता है या कोई स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक आपका किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट का सिर्फ चलता है राज्यसभा में, क्योंकि बेसिकली वो उसके चेयरमैन भी तो होते हैं ना, ठीक है, तो वो इसलिए। who had been the only president to have been elected unopposed, ठीक है, ये आपके नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 which of the following feature of parliamentary government in India, presence of nominal and real executive होता है ही, इंडिया में नॉमिनल भी है, रियल भी है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एग्जीक्यूटिव की, वो किसकी तरफ होती है, प्रेसिडेंट, गलत, किसकी तरफ होती है एग्जीक्यूटिव की, लोकसभा, फाइन। एंड उसके बाद में मेंबरशिप जो है मिनिस्टर्स की होती है, तो इसका 1-3C हो जाएगा, ठीक है। 41 इंटरस्टेट काउंसिल, अभी हमने देखा इंटरस्टेट काउंसिल का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो परमानेंट इंस्टीट्यूशन टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर, देखो परमानेंट नहीं होता है, जब प्रेसिडेंट वो लगता है तब बनता है, ठीक है, तो पहला गलत। इस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंट, अभी मैंने बताया, तो दूसरा सही। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, ये तो सही है, बट बाइंडिंग है, नो, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, डेलिब्रेटिव इन नेचर है, तो तीसरा क्या गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कैट, फाइन। ओके क्वेश्चन नंबर 42 21 से 18 एज वोटिंग की कौन से अमेंडमेंट एक्ट से की गई, 61। 52 से क्या हुआ था, एंटी डिफेक्शन, क्या हुआ था, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, विद रेफरेंस टू वेरियस रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हबीज कॉर्पस जो है अरेस्टेड पर्सन कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, ये तो सही है। प्रोहिबिशन कैन बी ऑर्डर्ड बाय लो कोर्ट, देखो ये गलत है, लो से नहीं होता है, हाई से होता है, ठीक है। मैंडामस के अंदर तो हमने क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले अपना काम नहीं कर रहे, तो बेसिकली उनको इशू कर सकते हैं हम कि भाई प्लीज डू योर वर्क, लाइक नो माइंड योर वर्क। एंड देन कोवेरेंटो, देखो कोवेरेंटो मैंने उस दिन भी समझाई थी, एक बार और बता देती हूँ। कोवेरेंटो के अंदर पता है क्या होता है, मान लो एक लाइक नो एक मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की पोस्ट पे पियोन बैठ गया, तो ये हो जाने दोगे आप, नहीं होने दोगे, और मान लो उस पियोन ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो एग्रीव्ड बॉडी जो है वो जाके कंप्लेन कर सकती है कि भाई ये तो गलत है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राइवेट पे नहीं लगता है, प्राइवेट में तो देखो अगर फादर का बिजनेस है तो बेटा बेटी कोई भी संभाल सकता है, वाइफ भी संभाल सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, पब्लिक डिपार्टमेंट में होता है, तो पब्लिक के अंदर क्या होता है कि आपके जो लाइक नो पब्लिक के अंदर वही संभाल सकते हैं जिनका है, मतलब बेसिकली देखो अब वही बात है ना, अब आप सिलेक्ट होके IAS बनते हो, IPS बनते हो, तो आप ही उस चीज को करने वाले हो, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? कंसिडर द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये कौन सा आर्टिकल आ गया है? देखो, जैसे ना जब हम कुछ डिस्कस करते हैं तो वो सुनते ही आपके दिमाग में क्या चीजें आ जानी चाहिए। आई होप लाइक नो आई एम विजिबल टू, ठीक है? हाँ, ओके। तो क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए वो। तो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर स्पेशल सर्कम। देखो, अगर कुछ ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल जैसे इमरजेंसी, ठीक है, तो उस केस में तो देखो रिट कहाँ ही सुप्रीम कोर्ट इशू कर पाएगा। हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकता है। देखो दो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। 32(2)(2)(6 रिट जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। हाई कोर्ट का बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अदर पर्पस के लिए या लीगल पर्पस के लिए भी इशू करता है, वो नहीं कर सकता। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो खाली फंडामेंटल राइट के लिए इशू कर सकता है, ठीक है? तो और हाई कोर्ट जो है मना कर सकता है कि भाई हम रिट नहीं इशू करने वाले, या लाइक नो वी आर नॉट एड्रेसिंग इट। बट सुप्रीम कोर्ट तो कर भी नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैट। दोनों सही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 45, consider the following statements regarding the Constituent Assembly. It ratified India's membership to the Commonwealth. सही है, ठीक है? और इट वॉज ए फुली इलेक्टेड। फुली इलेक्टेड नहीं थी, पार्टली थी, लाइक पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड। तो दूसरा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है? एप्पल आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट पूछा है, राइट, ठीक है? चलिए 46 क्वेश्चन विजिबल है, ओके? 46 के अंदर क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताना है कि किन किन वजह से या लाइक नो क्या क्या रीजन से या क्या क्या पीछे लाइक नो चीजें थी जिसकी वजह से हुआ। तो स्वर्ण सिंह सही है। 42 से कोई हुई थी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड? सोचो, 42 से सारा कॉन्सेप्ट ही 42 से ऐड हुआ है, सिवाय 86 वाला, ठीक है? वो 86 से एक हुआ था। 44 से तो डीपीएसपी ऐड हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का 44 से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो जरूर एक हटा था, वो भी 44 से, बट उसका फंडामेंटल ड्यूटी से लेना देना नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विद रेफरेंस टू यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग। जो पीएम होता है उसका जो रेजिग्नेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, रेजिग्नेशन हो जाता है सभी मेंबर्स का, ठीक है? और फिर ये बात क्या सही है, ठीक है? और फिर ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल रिजाइन बाय एड्रेसिंग अ लेटर टू द पीएम, ये गलत है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? गलत पूछा तो बोल हो जाएगा, फाइन। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल। देखो, जो मेजॉरिटी होती है या हटाने का जो वे होता है, ठीक है, बेसिकली इसको हम वैसे देखते हैं। देखो, अगर मान लो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको अमेंड करना है तो ये 3 प्रकार से होता है, सिंपल, स्पेशल एंड स्पेशल प्लस हाफ स्टेट। अब क्वेश्चन में पूछा है, ओके क्वेश्चन नंबर क्या है? 48, ठीक है? हाँ, तो ये सिंपल से कौन कौन से है? तो देखो, फंडामेंटल राइट तो स्पेशल से हुआ है, तो ये तो गया पहला। अच्छा, पहले जाने से एक ऑप्शन गया, ठीक है? फिर डीपीएस पे भी स्पेशल से हुआ तो ये भी गया, 2 को निकालो। वैसे तो आंसर आ चुका है आपके सामने, ठीक है? थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, एक 256 नंबर याद रखो, ये तीनों ही जो होती है ना सिंपल से ऐड होती हैं। और जो 7th होता है ना, 7th शेड्यूल, जिसके अंदर क्या होता है आपका लिस्ट और पावर की बात होती है, वो आपकी किससे होती है? स्पेशल प्लस हाफ से, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोल। क्वेश्चन नंबर 49, लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, इजी है। कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्स की जाती है सीओएम पे? तो सबसे पहले कलेक्टिव सही है, इंडिविजुअल सही है। देखो, इंडिया के अंदर ना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है? देखो, लीगल वाला जो होता है ना ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, उधर क्या मिनिस्टर्स को पेपर साइन करने पड़ते हैं, तो जिसने साइन किया ना वो फंसता है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? काउंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा डोल, ठीक है? ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन स्टेट पीएससी का एक्सक्लूसिव चैनल है। यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड लाइक नो इफ देयर आर एनी मीटिंग्स विद स्टूडेंट्स और मेंटरशिप, आप वहाँ से शेड्यूल करा सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51, सुपर कैबिनेट किसको कहते हैं? पॉलिटिकल अफेयर को कहते हैं। 52 में क्या दिया है? फंडामेंटल राइट चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट खुद ही एब्सोल्यूट है। देखो, ये तो बात बिल्कुल ही गलत है कि ये फिक्स है, ये एब्सोल्यूट है, ठीक है? तो ये तो गलत है। बट ये एब्सोल्यूटनेस यानी अथॉरिटी जो है वो कुछ कर रही है अनचाहा और लाइक नो
बिना अपनी उसके कंसेंट के और मर्जी से, तो वो क्या है, सही है, मतलब उस पे एक्शन लेना सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। यूसीसी, डीपीएसपी पढ़ते हैं अपने, डीपीएसपी के अंदर 44 आर्टिकल जो है ये किसका है, यूसीसी का है, ठीक है। अब देखो डीपीएसपी है जो 45 44 में है ना, तो सही पूछा है, पहला गया ऑप्शन, ये गया। चलो दूसरे पे, ये गांधीयन है, ये भी क्या है, गलत है, ये गांधीयन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी 53। सॉरी ठीक है, चलिए। प्राइवेट बिल से रिलेटेड है क्वेश्चन। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस हैज एन इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो देखो पहला क्या है कि एनी मेंबर नहीं कर सकता है, प्राइवेट को प्राइवेट कर सकता है, मतलब वो लाइक वो नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिजेक्शन होने से क्या है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, गलत है। वो पब्लिक बिल में होता है, प्राइवेट में नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइवेट बिल है ना, प्राइवेट में क्या दिक्कत है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का देखो, ये तो हमने जब पीवाईक्यू सीरीज की थी उसमें ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 हाउस, एलएस आरएस, इन दोनों के तो इलेक्टेड, तो पहला तो सही है। इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी। देखो लेफ्टिनेंट जो यूटी वाला ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो आपका दिल्ली और पुदुचेरी सिर्फ उस वाले होते हैं, तो लाइक उनके जो गवर्नेंस है उनका इसमें कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में पहला सही है और दूसरा सही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं लेकिन, ठीक है। ओथ जो होती है चीफ मिनिस्टर को कौन दिलवाएगा, गवर्नर दिलवाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 169 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल आर्टिकल है, तो ये एक बार आपको पढ़ना होगा, नहीं तो हम अगले डिस्कशन में अच्छे से डिटेल से देखेंगे, ठीक है। रेजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए किसे, स्टेट असेंबली से, बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। एक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाता है, देखो ये गलत है, ये सिंपल मेजोरिटी से होता है, पहली बात तो जो कम सिंपल से होता है वो 368 में आता ही नहीं है, ठीक है। 368 में आता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। मतलब 169 आर्टिकल एबोलिश करना है या बनाना है, ये सिंपल मेजॉरिटी है, तो जब सिंपल है तो वो स्पेशल नहीं हो, जब स्पेशल नहीं है तो 368 नहीं है, क्योंकि 368 में 2 ही आते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन डीपीएसपी को कहा जाता है। फेडरल फीचर कौन कौन से है, देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 59 फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, ठीक है, वो क्या है, यूनिटरी फीचर है, इसको निकाल दो। बाकी तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट है तो फेडरल पावर की वजह से, डिवीजन है पावर का, लाइक कई जगहों में या चीज़ों में बटी हुई है पावर, तो वो क्या फेडरेशन हो जाता है अपना, ठीक है। तो 59 का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 60 पे। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जो जुडिशियल सिस्टम है ये हमने यूएसए से लिया है, क्या ये बात सही है, ये बात सही है या गलत है, बताइए। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, यूएसए से। और फिर जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है, ये तो बात ठीक है, ठीक है, मेंशन नहीं है, ये याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिनिमम एज ऑफ एलिजिबिलिटी टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट की क्या कोई भी एज नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। बट पूछ रहे मैक्सिमम वो कितने पे रह सकता है, तो वो थी 65 सुप्रीम कोर्ट की, और हाई कोर्ट की पूछे तो 62, ठीक है। ये थोड़ा याद होना चाहिए आपको। फाइन फ्यूज के बाद में सेटअप बाय द लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कैंटोनमेंट बोर्ड हो जाएगा। हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, ये केसी वेगवे ने बोला था कि जो इंडिया वो एक लाइक नो फेडरल स्टेट है, ठीक है। उससे पहले ये हमने देख लिया, सिद्धि के 10 टेस्ट हैं, आप लिख सकते हैं, 4 टेस्ट हो चुके हैं, 5th अब 7 सितंबर को है, ठीक है। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आई एम ऑल हियर एंड या दैट इज इट, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। देखो ये चीज़ बोलने की भी नहीं है, अगर आपको कोई भी वाकई में कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट्स है, तो आई विल एड्रेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओके 61 तो हमने देख लिया, कोई भी एज नहीं है, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं 62 पे। कौन सी बॉडी जो है स्टेट्यूटरी नहीं है, मतलब यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्टेट्यूटरी नहीं होनी चाहिए वो एटलीस्ट, ठीक है।
तो ये तो स्टेट्यूटरी है, स्टेट्यूटरी स्टेट्यूटरी। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किससे बनी थी? किससे बनी थी? 263 से। ठीक है, तो ये क्या तीनों क्या हो जाएंगे? गलत। मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा फाइनल। 263। बाकी इसको बनाता कौन है? प्रेसिडेंट। इसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। बस मोटे मोटे पॉइंटर्स है ना, वो पता होने चाहिए और दिमाग में बिठा लो एक बार, फिर बाद में अपने आप याद आ जाता है। ठीक है, चलिए। ओके, ये हो गया 63। बिकॉज ये कैसी वे गई हमने देख लिया। ये देखिए डीपीएसपीज में कौन कौन से डीपीएसपी हैं? तो सभी हैं। 65। देखो सबसे पहले है यूसीसी। यूसीसी किस में आता है? अभी हमने देखा था 44 में। कोऑपरेटिव सोसाइटी 43 वाले सेक्शन में आएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका 43 में भी ना, जो मतलब 43, 43A और B, तो ये तीनों जो है ये आपके मैनेजमेंट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज से है। ठीक है, और फिर इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी किससे? 51 से है, मतलब 51 आर्टिकल से। तो तीन हो जाएंगे इसके करेक्ट, डी। 66 पे विद रेफरेंस टू रूल ऑफ लॉ क्या सही है? इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, बिल्कुल सही है। और इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, सभी सिटीजन्स की। ठीक है, तो बात सही है, सी। रूल ऑफ लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, ग्राम न्यायालय एज पर द एक्ट, जो ग्राम न्यायालय है वो सिर्फ सिविल केसेस सुनेगा और क्रिमिनल नहीं सुनेगा। जब वो न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय का मतलब क्या होता है? कोर्ट। और जो कोर्ट होते हैं उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है कि वो क्रिमिनल सुनेगा सिविल सुनेगा, मतलब कोर्ट है तो दोनों सुनेगा। ठीक है, ग्राम न्यायालय का मतलब क्या है? जो विलेज का बेसिकली पंचायत है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, मतलब न्यायालय है जो बेसिकली जो उनकी पंचायत को सॉल्व करेगा। ठीक है, और फिर एक्ट अलाउ लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर एंड रिकंसिलिएटर। ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट है, ले सकते हैं। ठीक है, 68 विद रेफरेंस टू जीएसटी काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर जो होता है चेयरपर्सन होता है जीएसटी काउंसिल का। देखो ये तो गलत है, फाइनेंस मिनिस्टर होगा। ठीक है, उसका क्या काम है? मतलब प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? और काउंसिल डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड, कितना शेयर करना है सेंटर। और देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, यही तो क्वेश्चन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन देखता है। अगर आपको याद हो हमने किया भी था 280 आर्टिकल से। तो इसमें इस काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है, और इधर प्राइम नहीं होगा, फाइनेंस होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डोल, क्योंकि करेक्ट पूछा है, दोनों ही गलत है। चलें 69। कम्यूटेशन क्या होता है? देखिए कम्यूटेशन क्या, कोई बहुत ही बड़ी सजा है उसको हम छोटा कहते हैं। ठीक है, उसका फॉर्म लाइटर कहते हैं। रेमिशन का मतलब टाइम पीरियड से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में, ठीक है, और फिर उसके बाद में रिप्राइव क्या होता है? स्टे को लाइक नो स्टे लगा देना। और रिस्पाइट के अंदर क्या होता है? प्रेगनेंसी वाला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन सी पार्डनिंग पावर जो है वो सही है? तो रेमिशन गलत हो गया ना। रिगरस, देखो रिगरस इम्प्रिजनमेंट था, लाइक नो बहुत ही जेल का लाइक प्रोविजन था उसमें, उसको आपने 2 साल घटा दिया या मान लो 2 साल कर दिया, तो वो क्या है? ठीक है, वो गलत है। मतलब कोई 2 साल का बहुत ही सॉलिड पनिशमेंट को आपने 1 साल का जेल की सजा कर दी, तो वो फॉर्म चेंज हो गया है। फॉर्म और टाइम दोनों चेंज हो गए, वो नहीं करना है, सिर्फ टाइम बदलता है। मान लो किसी को 6 साल की सजा, उसको 5 साल की कर दो, बस वो होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, फोर्थ गलत। सिविल सर्विसेज लॉ कंटेनिंग द बेसिक वैल्यू कोड ऑफ एथिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज वाज रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड किया था? सेकंड एआरसी ने। ठीक है, एप्ली भी अभी हमने देखा भी था, कैग में थे। सरकारी कमीशन से क्या बना था? इंटरस्टेट काउंसिल। हमने ऑप्शंस को भी डिस्कस किया। ठीक है, तो आपको ये ना लगे कि अदर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, मतलब देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकता। मतलब और तो देखो ऐसा करने को तो कितना ही कर लो, 2-2 घंटे लेके बैठ जाओ, लेकिन एक पॉइंट है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है डिलीट हुआ था फंडामेंटल राइट 42 से, पहला तो गया 44 से हुआ था। ठीक है, सेकंड है कि ये 12 पार्ट के अंदर 300A में गया था, तो ये तो बात देखो सही है, तो बोल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? देखो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जब जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उनका लाइक नो वो भी सिस्टम से काम ना कर पाए, उसके बाद में पावर का सेपरेशन के बाद में भी काम ढंग से ना हो पाए, तो जुडिशरी सीन में आती है और फिर वो क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, तो उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जुडिशरी स्टेप्स आउट ऑफ स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क एंड देन एयर द गवर्नेंस।
क्वेश्चन नंबर 73, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है तो इनके जो पावर है ना उसको लिमिट करना, ठीक है, इनकी जो पावर्स है उसको क्या करना, लिमिट करना। तो प्रोविजन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर स्टेट ये नहीं होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगा तो नहीं। फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स के वो क्या प्रोटेक्टेड है। वही बात होगी कि जो गवर्नमेंट है उसको लिमिट किया गया है, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कई बार आता है ये क्वेश्चन, PYQ है वैसे भी है। डायकी का प्रिंसिपल के 2017 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, लिखा भी होगा यहाँ पे। हाँ यस, ठीक है। देखो मैं तेज बुद्धि देखो क्या होता है ना, आपको लाइक जब आप बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज करते हो तो आपको ऐसे ईयर भी याद हो जाते हैं, ठीक है। देन यू नीड नॉट टू थिंक वो कौन सा है, वो याद हो जाते हैं, ठीक है। आपको भी याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, प्रिंसिपल ऑफ डायकी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो डिवीजन ऑफ जो सब्जेक्ट्स का होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस को हमने कैटेगरीज में आगे जाके रिजर्व हो जाते हैं और ट्रांसफर वाले हो जाते हैं। देखो ट्रांसफर तो हम वो करते हैं जो कि लाइक ठीक है, लाइक आगे हम किसी को दे सकते हैं। रिजर्व जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है, या सिक्योरिटी डिफेंस है, तो ये तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते ना, ये रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं। तो जो सब्जेक्ट गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, यूनियन गवर्नमेंट ने, उनको तो क्या बोल दिया रिजर्व, और बाकी के ट्रांसफर, क्योंकि उन्होंने आगे दे दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके पहले इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? टेम्परेरी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? परमानेंट। BR अम्बेडकर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। और स्टेयरिंग के कौन थे? ये आपके लिए है क्वेश्चन एक, यू हैव टू सॉल्व इट। स्टेयरिंग के कौन थे? हु, ठीक है। तो स्टेयरिंग आप बताएंगे, ठीक। ओके तो जस्ट वेट, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस डिस्कशन को यहीं पे ओवर करते हैं। इन केस यू वांट टू रीच मी आउट, ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप मुझे @CAPRICOR51 पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इफ यू वांट टू मेल मी, ठीक है। तो ये दोनों मेरे सोशल हैंडल्स है, आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा एग्जामिनेस्ट्री स्टेट PSC जो सोशल मीडिया के हैंडल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे एंड देन मेल में। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है आप मुझे मेल डालेंगे, मैसेज डालेंगे और आई विल नॉट रिप्लाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आई विल रिप्लाई, आप में मैसेज डालने की वो नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब आपको डाउट आना चाहिए। आपने मैसेज डाला है तो यू विल गेट द रिप्लाई डेफिनेटली फॉर 100% श्योर, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, करते रहिए अच्छे से प्रिपेयर। और ये हमारा टेस्ट 3 का पार्ट नंबर 1 का डिस्कशन था जिसमें हमने 75 अप्रोक्स क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट में हम फिर 75 करेंगे और ऐसे हमारा टेस्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लाइक नो विशिंग मी हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। लाइक स्टूडेंट्स ने और जो हमारा लाइक पूरा इन हाउस का टीम सेक्शन है उन्होंने बहुत अच्छे से लाइक नो दे कोऑर्डिनेटेड। एंड देन स्टूडेंट्स का अ बिग लाइक नो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, पता नहीं कितने दिनों की मेहनत थी, तो जो उन्होंने किया लाइक नो दे सरप्राइज्ड अस एंड लाइक आई वाज जस्ट लाइक नो आई वाज मोर देन हैप्पी। लाइक वो जो उन्होंने प्लान किया है, सो उन्होंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी दैट जब आप इस रूम से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो योर हार्ट्स वुड बी फिल्ड लाइक नो विद लव एंड लाइक व्हाट नॉट। तो उस टाइम ऐसा लगा ओके, बट जब वाकई में उन्होंने जो 3 4 5 घंटे की जो लाइक नो उन्होंने जो भी वो प्रोग्राम फंक्शन इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद जब हम लाइक सभी फैकल्टीज जब बाहर आए उस रूम से, एक्चुअली में हार्ट्स वर फिल्ड, ठीक है। मतलब इट वाज सो लाइक नो फिल्ड विद वार्मथ, बहुत उसमें प्यार, बहुत लाइक नो बहुत वो अच्छा एक एक्सपीरियंस था। सो थैंक्स अ लॉट फॉर द इंटायर लाइक नो स्टूडेंट्स ऑफ द एग्जाम मिनिस्ट्री, थैंक्स अ लॉट। एंड नॉट ओनली एग्जाम मिनिस्ट्री, बाकी भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ वहाँ से जितने भी एसोसिएटेड है, सो थैंक्स अ लॉट रियली। लाइक नो आई एम हम्बल्ड एंड डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू।
सो दैट इज इट एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन. सी जो टीचर्स डे है ना वो सिर्फ लाइक नो ऐसा नहीं है कि टीचर्स के लिए ही है, ठीक है. मतलब टीचर्स डे किसी के लिए भी हो सकता है, मतलब लाइक जिन्होंने भी हमें लाइफ में लाइक नो जैसे मार्गदर्शन किया हमारा या हमें लीड किया, तो उन सभी का होता है टीचर्स डे, है ना. तो या हाँ, थैंक्स अ लॉट. लाइक आई एम सो 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 हैप्पी एंड डेफिनेटली मतलब एक्चुअली में मतलब आई बिलीव कि आप लोग डेफिनेटली रिजल्ट्स लेके आएंगे. तो all the best wishes, but that is it. Okay, all right, thanks, have a great day. Let us meet in the next session. Till then, please like, share and subscribe our YouTube channel. All right, okay, take care.